नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर का मौसम अच्छा है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, तापमान गिरा हुआ है, 37 के लगभग बना हुआ है आज इंदौर में तापमान। खबरें भी आज थोड़ी थोड़ी ठंडी हैं, पर कुछ खबरें बहुत अच्छी हैं जो आपके जानने योग्य भी हैं। तो 5 मई है और हम आज खबरें शुरू करेंगे पत्रिका से। पत्रिका की एक दो खबरें आज अच्छी है जिस पर बात होनी चाहिए। एक तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि शहर में इन दिनों जो है वृक्षारोपण को लेकर कई अभियान चल रहे हैं। पितृपर्वत एक बहुत बड़ा सेंटर बना, ये शहर के नए फेफड़े बन रहे हैं। इसके अलावा उज्जैन रोड पर कहाँ बना है वो वाला, उज्जैन रोड वाला जो है रेवती रेंज पे, वो भी लंबा चौड़ा 51 लाख झाड़ों के साथ, तो वहाँ पे भी आसपास का पूरा इलाका है। इसके अलावा कैलाश वर्गीय ने जब ये अभियान शुरू किया था इंदौर में 51 लाख झाड़ों का, लगभग दो ये बारिश के बाद में अब झाड़ लगभग खड़े होकर दिखने लगे। तीसरा एक अभियान और देवगुराड़िया की पहाड़ियों पर बनाया जा रहा है सिटी फॉरेस्ट। इसके अलावा 54 और 78 नंबर के साइड में भी 78 नंबर में एक बहुत बड़ा सिटी फॉरेस्ट बन चुका है। वाकई बहुत बढ़िया बना है। मैं जब देख के आया तो मुझे लगा कि ऐसे अगर 15-20 जंगल हो जाए शहर में तो वातावरण में ठंडक और इसके अलावा शुद्ध हवा का भी मामला दिखने लगेगा। तो ये वाकई बधाई का काम है। पर जो भी लोग इस शहर में घूमने निकलते हैं तो वो ये ज़रूर देखें कि आसपास में अगर कोई ऐसा सिटी फॉरेस्ट है तो एक बार जाके ज़रूर देखना चाहिए उसको। कम से कम यहाँ मोर वगैरह सारे पक्षी भी होते हैं और बड़े आप पीसफुल और एकाग्र होकर आप वहाँ बैठ सकते हो। तो ये एक और देवगुराड़िया बन रहा है पहाड़ी पे, आसपास का इलाका पूरा सुधरेगा और अगर ये पहाड़ी हरी हो गई तो अपने आप में नायाब होगा इस शहर के लिए। एक बहुत मजबूत और ताकतवर फेफड़ा इस शहर को और मिलेगा जो ऑक्सीजन देगा। क्या साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। शहर की जो हरियाली ग्रीन कवर का जो एरिया है उसे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, वरना जो कंक्रीट का जंगल इस शहर में बढ़ता जा रहा है उसी का नतीजा है कि शहर जो है अप्रैल का महीना लहूलुहान कर गया। लहूलुहान का शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था कि जो गर्मी ने अपने तेवर दिखाए हैं, ऐसी गर्मी पहले कभी इंदौर में देखने को नहीं मिली। अप्रैल के महीने में इतनी तेज गर्मी पड़ गई थी। वजह सिर्फ बताई गई थी कि इंदौर जो है लू में तप रहा था। इससे बचाने के लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 साल पहले पौधे लगाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान। रेवती की पहाड़ी पे 12.5 लाख पौधे लगाए गए थे। उन पेड़ों ने अब जमीन पर जो है पकड़ बना ली है, धीरे धीरे रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अब जो बात कर रहे हैं देवगुराड़ी की पहाड़ी पर सिटी फॉरेस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ज़रूरत है सिटी फॉरेस्ट बनाने की। हरियाणा शहर में जगह बची कहाँ है? यही कुछ इलाके ऐसे बचे हैं जहाँ पर पौधे लगाए जा सकते हैं, वरना इस शहर में विकास के नाम पर जो पेड़ों की जो कटाई हो रही है, किसी भी परियोजना की अगर आप बात कर लें, हर परियोजना में सड़क जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। मेट्रो की बात कर लें आप, सड़क चौड़ी करने के मामले में इस शहर में आप कहीं भी चले जाइए तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इस बीच आप पौधे लगाने की बात करते हैं और मुझे लगता है कि इस पर काम करना चाहिए। और शहर में जगह जगह, शहर के मध्य क्षेत्र में कहीं भी जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ जो सघन वन बनाया जाना चाहिए। पिछले दिनों बात चली थी नगर निगम में कि नगर निगम के जितने भी बगीचे हैं, जो बड़े बगीचे हैं, बड़े बगीचे का आधा हिस्सा या 1/4 हिस्सा जो है घने जंगल की तरह रखना चाहिए। यानी कि वहाँ सैर करने की बजाय वहाँ पूरी पेड़ लगा देना चाहिए। पूरा जो घनों से सघन बना देना चाहिए। अब जो झाड़ कट रहे हैं वही बता देते हैं आपको। जहाँ पे दांव पे लगे हुए झाड़, इंदौर से जो खंडवा रेल लाइन डल रही है उसकी में 1,41,000 पेड़ कटेंगे। इसके अलावा 3,000 पेड़ इंदौर उज्जैन 6 लेन रोड के लिए काटे जाने। इंदौर बुद्धि प्रोजेक्ट के लिए 1700 पेड़ कट रहे हैं। मेट्रो के लिए 1250 पेड़ कट रहे हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 1200 पेड़ों की 1800 पेड़ों की बली हो चुकी है। तो आप ये समझ लीजिए हालांकि काम पासक बराबर है। इस बीच में वन विभाग ने भी 1.5 लाख झाड़ मानपुर और महू के जंगलों के लिए इस बार तैयार किया और इस बार उन्होंने प्रयोग दूसरा किया। उन्होंने 2-2 साल के झाड़ तैयार कर लिए ताकि सीधे लगाए जाएं, तो इनको पानी की व्यवस्था अगर एक बार भी मिल गई तो ये अपने आप में खड़े हो जाएंगे। तो अब जो पेड़ लगाए जा रहे हैं शहर भर में, वो इस बार के पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है कि पौधे नहीं लगाए जा रहे, 2 या 3 साल के तैयार झाड़ों को सीधे उतारा जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि झाड़ की अपनी आप पकड़ तो होती है और जब वो ज़मीन से लग जाता है और 1-2 बार पानी मिल गया तो झाड़ अपनी जगह खुद भी बना लेता है। एक खबर और है, 103 करोड़ नगर निगम की वित्तीय हालत सुधारने के लिए जो मुझे लगता है कि हर बार जो यहाँ पर ये लगाई जाती है लोक अदालत पे ही पैसे जो भी है नगर निगम उसी को समेटने का प्रयास करती रहती है। तो एक बार फिर नगर निगम की लोक अदालत जो 9 तारीख को लगने वाली लोक अदालत है उस पर दारमदार ठिका हुआ है कि 103 करोड़ का दांव नगर निगम ने खेला है। सब नोटिस वगैरह डाल दिए गए। खाली खजाना भरने का ये एक और प्रयास है। 103 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। क्या होगा और क्या नहीं आ जाएंगे? जी बिल्कुल 103 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नगर निगम को समझना होगा कि कभी भी
बात कर लें थे दिसंबर में लगने वाली लोक अदालत की बात कर लें या फिर मार्च में लगने वाली लोक अदालत की बात, उसके अलावा किसी लोक अदालत में इतना पैसा आता नहीं है। पर नगर निगम की हालत इतनी ख़राब है कि पैसा लाए बगैर नगर निगम का काम चलना नहीं है, ठेकेदार काम कर नहीं रहे, प्रोजेक्ट सारे बंद हो चुके हैंगे, जो नए शुरू होना है उनकी तो उम्मीद ही खत्म होती जा रही है। पार्षदों का दबाव अलग से हैगा कि समय बचा नहीं हैगा, यानी 8 से 10 महीने का समय और बचा है पार्षदों के पास, उसके बाद तो उन्हें घर बैठना है। अगली बार टिकट मिले या नहीं मिले अपनी जगह पर बताने को चाहिए कि हमने इतने काम शुरू करा दिए, इतने के प्रोजेक्ट हम ले आए, कम से कम भूमि पूजन ही हो जाए, ठेकेदार काम करे न करे। पर कुल मिलाकर यह है कि नगर निगम को चलाना मुश्किल जा रहा है। नगर निगम की आर्थिक हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि पैसे के लिए त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे में सिर्फ एकमात्र कम जो है पैसा आने का जो रास्ता है वो है लोक अदालत से आप वसूली करिए। 9 मई को नेशनल लोक अदालत लग रही है, सरचार्ज में छूट दी जा रही है, छूट का फ़ायदा लीजिए और टैक्स जमा करा दीजिए। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने मार्च में पैसा जमा करा चुके हैं, ऐसे में कौन जमा कराएगा देखना होगा। देखते हैं कितना पैसा आएगा। अगर टारगेट पूरा भी हो जाए तो क्या स्थितियाँ रहेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका है नगर निगम पे। कल भी हमने आपको जानकारी दी कि 735 करोड़ रुपए कर्ज लेकर पानी पिलाया जाएगा इस बार, उसकी तैयारी अलग से की जा रही है। तो ये खबरें, एक और खबर पर हम बात कर रहे हैं, प्रभात खबर खबरों की बात कर रहे हैं। जिनसी में मकान तोड़ने का काम शुरू हो गया, लगभग लोग खुद ही अपने मकान तोड़ रहे हैं। 60 फीट रोड हो चुका है वहाँ पर, और 60 फीट रोड होने के कारण थोड़ी राहत तो मिली है। पर अब मकान जिनके टूट रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं बेचारे, जिनके घरों में शादी थी, जिनके यहाँ वार त्यौहार जो कार्यक्रम होने थे, वो सब मलबे में दबे पड़े हुए हैं और सब हाथ जोड़ रहे हैं। जो अपने खुद के काम कर रहे हैं उनको मालूम है कि भैया शादी है तो उसके पहले काम करके घर को ठीक करना है, क्योंकि मेहमान आएंगे तो कैसा क्या दिखेगा। क्या सब मेहमान आएंगे, आपका टूटा हुआ घर तो चलो आपने बचा लिया, नहीं देख पाएंगे, पर पूरे आपकी टूटी हुई गली में से तो गुजरना होगा मेहमानों को। सवाल ये उठता है कि शादी का मौसम अपनी जगह है, आगे बारिश शुरू होने वाली है कि गर्मी जो है आधी से ज़्यादा बीत चुकी है कि अब सवाल ये है कि जिस रोड को 80 फुट मास्टर प्लान में चौड़ी बनाया जाना था, उसमें रहवासियों को राहत देते हुए 20 फुट छोटी कर दी गई। अगर आपको सड़क 20 फुट छोटी मिल रही है, आपके घर मकान और दुकान का जो कम हिस्सा सड़क में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लोग खुद ब खुद तैयार हो गए हैं और जल्दी से जल्दी तोड़कर चाहते हैं कि सड़क 60 फुट पर ही बन जाए, वरना पता नहीं भोपाल से कोई नया आदेश आ जाएगा कि फिर 80 फुट हो जाएगी तो नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है लोग खुद लग गए हैं। नगर निगम को हथौड़ा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बुलडोजर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने खुद ने जो है अपने कब्जे हटाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा है, कर लेना चाहिए। रोड अगर चौड़ा हो रहा है, अगर यूँ भी देखो आप, तो कायदे से रोड तो 80 फीट चौड़ा होना था, क्योंकि जिन लोगों के मकान हैं मास्टर प्लान में ये रोडें बाकायदा विधि और 80 फीट ही थी, जगह खाली थी उस टाइम पे जब मास्टर प्लान का किया गया था, क्योंकि जमाने तक रोड पर लोगों के मकान इतने आगे आ गए कि वो मकान की अगर मूल रजिस्ट्रियाँ जब भी जांची जाएगी तो पता लगता है कि हर मकान ने 10 से 15 फीट का खेल खेला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके बाद भी 60, 65, 70 फीट का रोड हो जाता तो ज़्यादा बेहतर तरीके हो सकता। अब हम अग्निमाड़ की बात कर ले रहे हैं। अग्निमाड़ की बात में एक खबर है, अंततः मधुमिलन से छावनी की सड़क भी 60 फीट की हो गई। मतलब अब शहर में सब ने अपना अपना काम चालू कर दिया। मुझे लगता है आने वाले दिनों हम सुभाष मार्ग की बात भी कर लेंगे, ये भी छोटा हो जाएगा, और भी कहीं कोई रोड वोड होगा तो वो भी छोटा हो जाएगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई कितना भी कहे आपकी रोड 60 फीट से ज़्यादा चौड़ी होने की संभावना नहीं है। इसलिए अब आप जैसे भी आराम से रहिए, अपना मकान नाप लीजिए, 60 फीट के बाहर है तो आराम से अपना कामकाज करिए। क्या सब पर ऐसे में वो लोग अपने आप को ठगाया महसूस कर रहे हैं, जहाँ की सड़कें जो है मास्टर प्लान के हिसाब से चौड़ी की गई और लोगों ने अपने कब्जे ना चाहते हुए भी तोड़ना पड़े। मैं बात कर लेता हूँ मालवीय नगर सड़क की 2 नंबर गली की सड़क की बात। यहाँ पर लोगों की, यहाँ पे सड़क 60 फुट चौड़ी बनाई गई, लोगों ने खुद ने अपने कब्जे हटाए, किसी तरीके का विरोध काम नहीं आया, 26 परिवारों को वहाँ से बेदखल किया गया। सवाल ये उठता है कि शहर के मध्य क्षेत्र में अगर राहत दी जा रही है तो अब इस शहर में जब जब कोई भी सड़क नगर निगम खोलेगा वहां इसका विरोध होगा और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में याचिकाएं भी लगेगी। सवाल बात कर रहे हैं आप, क्या अभी आपने बात करते हैं जिंसी की 2 सड़कें छोटी कर दी, जिंसी चौराहे से आप नेमिनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे 20 फुट छोटी कर दी, आप लक्ष्मीबाई प्रतिमा की तरफ जाएंगे 20 फुट छोटी बनाने की बात कर रहे हैं, आप कंडिलपुरा से लेकर जो इंदौर वायर तक की सड़क को 20 फुट छोटी करने की बात कर रहे हैं, आप सुभाष मार्ग को 20 फुट छोटी करने की बात कर रहे हैं, अब मधुमिलन चौराहे से लेकर छावनी तक की सड़क को भी 20 फुट छोटी कर दिया है। सवाल यही है कि आप बनाना शुरू करिए, पर इसके लिए भी आप पूरी तरह से तैयार रहिए कि आने वाले वक्त में इन सड़कों के अलावा आप जो सड़क खोलेंगे वहां पे भी इस तरीके का विरोध होगा और वहां पे फिर आपको सड़कें छोटी करना पड़ेगा। अब ये मॉडल बन गया, अब आपके लिए कोई नहीं रहा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जहाँ जहाँ भी अब रोडें चौड़ी होनी है वहाँ सब जगहों पर अब आपको ये समस्या बिल्कुल खड़ी मिलेगी। अब आप 60 फीट से ऊपर किसी भी सड़क को बढ़ाने के लिए अब आप सक्षम नहीं हो पाएंगे।
और इसमें सबके राजनेताओं से लेकर अधिकारियों तक की सबकी अपनी अपनी रोड 20 फुट तो छोटी आपको करनी ही पड़ेगी, किसी भी इलाके में चला जाइए। अब अग्निमाड़ की एक खबर पर हम बात कर ले रहे। कल संभागायुक्त ने बैठक ली थी और एयरपोर्ट पर जो तमाम पक्षियों के कारण विमान उतारने में और फ्लाइट को करने में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे तमाम बड़े बड़े पक्षी आने लगे, खासकर वो खाने का सामान और जो पक्षियों के मरने का और कचरे में जो सामान मिल रहा है उसको लेकर बड़ी तादाद में पक्षी आ रहे हैं। उनको रोकने के लिए पहली बार एयरपोर्ट पर अल्ट्रासोनिक सिस्टम लगेगा, म्यूजिक सिस्टम। इसमें पिछले बार भी 26 मामले दर्ज हुए थे। आवारा कुत्तों को पकड़ने के साथ यहाँ कचरा तो साफ हो गई, पर अल्ट्रासोनिक सिस्टम पहली बार लगा। मुझे लगता है आसपास के क्षेत्र में गांव में म्यूजिक सुनाई पड़ेगा। क्या होगा जी, मैं आपको बता देता हूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक सर्वे कराया हैगा, उसमें बीते साल का एक उदाहरण दिया गया है। बीते साल जून के महीने में 26 मामले ऐसे दर्ज किए गए थे कि पक्षियों की वजह से पक्षी आकर जो एयरपोर्ट हवाई जहाज से टकराए थे, विमान से टकराने की जो घटनाएं हुई थी उससे बहुत मुश्किल से जो है हादसा होने का खतरा रहता हैगा। इस बार कोशिश की जा रही कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसके लिए 2-3 उपाय करने के लिए कहा गया है। जैसा आपने कहा कि म्यूजिक सिस्टम लगेगा। म्यूजिक सिस्टम इसलिए लगाया जाएगा कि उसकी आवाज़ से जो पक्षी जो हैं हवाई जहाज के आसपास या एयरपोर्ट के आसपास ना घूमे। दूसरी बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट के आसपास जहां कचरे का ढेर लगा रहता है उसे भी खत्म करने के लिए कहा गया है। वजह है कचरा रहेगा तो पक्षी आएंगे, पशु पक्षी आएंगे। आप बात कर रहे हैं पेड़, एयरपोर्ट के आसपास के जो बड़े पेड़ हैं उन्हें भी खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पक्षी आके उस पर बैठते हैंगे। आवारा कुत्तों को बिल्कुल हटाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जहां आवारा कुत्ते घूमते हैं वहाँ पशु पक्षी भी आते हैंगे। उसे ऐसा लगता है कि खुला क्षेत्र है, गंदगी है, सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था की जा रही है कि म्यूजिक सिस्टम भी लगा दो, सफाई भी करा दो, ताकि जो हादसे जून में होने की संभावना रहती है, जो पक्षी आकर विमान से टकराते हैं, वो घटनाएं रोकी जा सके। तो इसमें सवेरे के भजन बजेंगे, सवेरे 5 से 7 भजन बस म्यूजिक बजेगा, संगीत बजेगा, वो ऐसा संगीत जो होगा जो पक्षियों को जो है चेताएगा कि इस ओर नहीं आना है या शोर हो रहा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो कि सवेरे भजन बजने लग जाए, 5 बजे से 7 बजे भजन, 7 बजे से 9 बजे तक पुराना संगीत, फिर रात में डिस्को डांसर बजा दें, मतलब इसलिए जो है रहेगा। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहे हैं। दोपहर में एक खबर है, बाजार में आज घूम के देखा आपने, बाजार में लगभग सब खाने के सामानों की कीमत बढ़ गई। होटलों में 30% तक का अंतर आ गया खाने की थाली, मतलब खाने की थाली ज़बरदस्त महंगी हो गई है। इसके अलावा चाय, समोसे, पोहे, ये सब 25 और 30 रुपये के ऊपर झूलने लगे हैं जाके। जिन्होंने कम कर दी, जैसे चाय अगर 10 रुपये की फुल चाय दे रहा है तो उसने गिलास छोटा कर दिया, मतलब जो कट चाय थी, जो आधी चाय थी, उसी को पूरी चाय मान लिया गया है और वो 10 रुपये की कर दी। मतलब बात ये है कि 10 रुपये में आपको कट चाय है पर फुल के नाम पे मिलेगी, कट चाय का काम बंद कर दिया गया है। तमाम जगहों पर खाने के तमाम ठियों पर जाके हमने अलग अलग बात करके महसूस किया कि शहर में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कीमतें नहीं बढ़ी हो। मतलब पोहे जलेबी के अलावा सब सामान जो है, जो 10 रुपये तक सामान जो आ जाया करता था कि 10 से 15 रुपये में, अब वो दिन ख़त्म हो गए। कहीं पर भी आप खाने जाएंगे तो मिनिमम 20 रुपये से कम का आपको कुछ भी मिलना नहीं है। मतलब अब जो थोड़ा बहुत भी कहीं संभावना थी वो ख़त्म हो गई और कारोबारियों का कहना है कि अब ये महंगाई वापस जाने वाली नहीं है। अगर कम टंकी के भाव उपलब्ध, टंकी अगर वापस भी हो गई, कम अब होने की स्थिति बनी तो 200-400 रुपये कम हो भी गए तो अब ये भाव स्थायी व्यवस्था में हो गए। शहर में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो गया है। कब तक? जब तक गैस की व्यवस्था है। और इसी के साथ अभी पेट्रोल डीजल के भाव और बढ़ेंगे तो जो आने का सामान है वो और महंगा शुरू होना चालू होगा। तो इस पर कम से कम 5 से 7% का अंतर महंगाई पर और आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये नया शहर के अंदर अब नई महंगाई का युग शुरू हो गया। होटलों में 30% बढ़ गए और छोटी छोटी दुकान वाले हैं जो बेचारे कहीं से लाकर, और जब जगह आप कोयले का कारोबार इंदौर में चालू हो गया। तमाम जगह वो अपने जो लकड़ी की टाल होती है उस पर कोयले के ढेर अब आपको दिखने लग गए। इंडक्शन चूल्हा चलाने में सिर के बाल मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो आप 200 और 300 यूनिट के ऊपर आपका बिल जाएगा तो उस पर एक्सेस चार्ज लगने लग जाएगा और वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि गर्मी और उसके कारण वो एक्सेस चार्ज, एक तो क्या हो रहा है, छुपा के जो एमपीबी बिजली कंपनी चार्ज लगा रही है वो आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, वो 6 से 7 और 8% तक खेलने लग गए आज की तारीख में। और उसी के कारण जो ये भाव अचानक जो बढ़ते हैं बिजली का, तो लोगों ने इंडक्शन से दूरी करके सीधे भट्टी पे उतरना ज़्यादा बेहतर समझा है। क्या साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाश्ते से लेकर खाने पीने की हर चीज़ महंगी कर दी गई है कि वजह सिर्फ युद्ध बताया गया है। युद्ध की आड़ में हर चीज़ महंगी। जो नाश्ता, मुझे लगता है गरीबों के हाथ से नाश्ता निकल गया है। जो 10 से 15-20 रुपए में नाश्ता कर लेते थे, अब वही नाश्ता 50 रुपये से कम का नहीं बचाएगा।
फिर बात कर लें छोटे छोटे जो ठेलों पर जो लोग, शहर की तासीर रही है कि पोहे, जलेबी, आलू बड़े वगैरह जो आपको मिल जाते थे, अब उसकी भी मारामारी होने लगी। वजह है कि छोटे ठेले वालों को टंकियाँ मिल नहीं रही है, वे दाम बढ़ाते हैं तो ग्राहक भाग जाते हैंगे। बड़ी दुकानों पर इतना असर इसलिए नहीं पड़ना है कि उनकी सब व्यवस्थाएं जमी हुई है, वे दाम भी बढ़ाएंगे तो भी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो ग्राहक है वो स्थायी है, वे खाने से नहीं रुकते हैंगे। पर सवाल सारी चीज़ों में ये आ रहा है, चीज़ें सब महंगी हो गई है, आप हर चीज़ महंगी कर रहे हैं, खाने पीने हर चीज़ की महंगी कर रहे हैं, उस लिहाज से आम आदमी की कमाई नहीं बढ़ रही है। इसका पूरा भार जो है आम आदमी के जीवन पर आ रहा है, और इस महंगाई बढ़ने और कमाई में जो अंतर या दरार फैलती जा रही है, उस दरार को अगर नहीं पाटा गया तो मुझे लगता है आने वाला समय, मुझे लगता है और दर्द भरा या दुख भरा होने वाला है। हर परिवार पर बिजली, खाने के सामान, इन सब का जो अगर 4 लोगों का परिवार है तो हर परिवार पर गिरी से गिरी हालत में 1000 रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है, जो उसको भोगना है। क्योंकि यह 1000 रुपये अगर वो कम करेगा तो उसे परिवार की कोई ना कोई कमी उसको अपने आप धीरे धीरे कम करते जाना पड़ेगा। और इसी कारण असर ये हो रहा है कि अभी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो एक परिवार पर 1600 रुपये महीने का खर्च अतिरिक्त हो जाएगा। खाने पीने और सब मिलाकर अगर आप जोड़ लेंगे 4 जनों के परिवार पर, तो आपको पता लगेगा कि प्रति व्यक्ति 400 रुपये का खर्च हमारा घर का बढ़ गया है। तो ये खबर थी। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं, दोपहर की खबर। ये भी इंदौर खंडवा रेल मार्ग जो है उसमें 4 किलोमीटर की एक पहाड़ी जो है वो अब जाके वन विभाग से मिली है। उसको उस पहाड़ी पर 2 बड़ी टनल बनना है, 17 छोटी टनल बननी है। इसके टेंडर अब होना शुरू हुए हैं। इसी के साथ में कम से कम गिरी से गिरी हालत में रेल विभाग का जो रेल के सूत्र है वो बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लें 4 साल से कम लगेंगे नहीं। जब ये टनल और ये वाला काम पूरा हो जाएगा सामान्य स्थिति में, तब जाके खंडवा से इंदौर तक का ट्रैक पूरा विधिवत ब्रॉड गेज के लिए चालू हो पाएगा। और तभी के बाद तो आप ये मान लीजिए कि 2027-2031 के बाद, 27 चल रहा है तो 30 के बाद ही आप ये मान के चलिए कि इंदौर से खंडवा के ट्रैक पर बड़ी गाड़ियाँ आपको दौड़ती हुई दिखेंगी। इधर सड़क मार्ग जो है उस पर भी काम बाकी है, पर धीरे धीरे ऐसा है कि सारा यातायात जो इस समय पर है, ट्रेनें नहीं चलने के कारण, इंदौर से खंडवा ट्रेन नहीं चलने के कारण पूरा ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर है। और इससे सबसे ज़्यादा दिव्यांगों को, बुजुर्गों को और बीमार लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है खंडवा जाने आने में। वे बेचारे जा भी नहीं पाते। खासकर जो दक्षिण में इलाज कराने जाते थे, हार्ट वगैरह का इलाज कराने, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके पास ट्रेन नहीं है जहाँ से वो खंडवा से सीधे दक्षिण की ओर चले जाए। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इंदौर खंडवा रेल लाइन जो है इस कछुए की चाल से चल रहा है कि कछुआ भी शर्मा जाए, इतनी धीमी रफ्तार से काम हुआ है। और अभी 4 साल आप और रखने की बात कर रहे हैं, सिंहस्थ तो भूल जाइए। और साउथ से जो हमारी कनेक्टिविटी मिलने की हम जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो भी अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा। अभी 4 साल की बात कर रहे हैं, काम अभी तो कई टनल का काम होना बाकी है, तो मुझे लगता है 4 या 6 साल भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ जो काम चालू होते हैं, चालू होने का, नारियल फोड़ने का तो काम बहुत तेज़ दिखता है, पर उस काम के समाप्त होने की कोई डेडलाइन नहीं होती कि यहाँ पे कोई तारीख लगी हो कि इस तारीख के बाद ये काम होता हुआ नहीं दिखेगा। आप देखो 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल भी हो रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब सरकारें आई थी तब ये गारंटी करती थी कि हमने इसकी व्यवस्था लगा दी है, हर काम समय पर होगा, उसका सीधे निगरानी रखी जाएगी। अब वो जो निगरानी रखने वाले हैं उनकी निगरानी भी करना पड़ रही है कि काम शुरू कब करवा पाएंगे वो लोग। तो शहर में, जैसे अब मैं इंदौर की बात भी कर लूँ तो इंदौर में कम से कम 50 काम ऐसे जो 2 साल के लगभग होने आ गए, नगर निगम के वो पूरे होने की स्थिति में अभी भी नहीं है। दोपहर न्यूज़ का एक विशेष कार्यक्रम है। शेखर जी और हम आपको वो खबरें चयनित करके देते हैं जो आपसे जुड़ी हुई खबरें, आपकी ज़िंदगी और जेब को प्रभावित करने वाली खबरें हम आपको यहाँ पर लाकर तलाश करके देते हैं। शहर के 4 चुनिंदा अखबारों में से चयन करते हैं खबरों का। बेहतरीन खबरें एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाए, इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर खबरें आपको इस प्लेटफॉर्म पर दे सकें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो भी खबरें आपको देते हैं जिसके लिए आपको अतिरिक्त जगह जाने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। हमारा आग्रह, इस कार्यक्रम को लाइक करिए अधिक से अधिक। अगर कार्यक्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए। और बेहतर होगा कि इस लिंक को अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक जरूर आगे बढ़ाएं, ताकि और बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को हम बनाने में उनका सहयोग भी ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।